लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेल डन दोस्त, तुम नहीं होते तो आज कोया कोया टच गया था काम से। हाँ वो सब तो ठीक है, हीरे कहाँ हैं? एक मिनट। अपना आदमी है, आओ। इसे नीचे रख, ये अपना आदमी है। और जल्दी से बोट रेडी कर, जल्दी निकल यहां से, जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ मैं एसीपी अमरनाथ बोल रहा हूँ, मरा आइलैंड रोड नंबर 5 से। आप रिलीफ लेकर फौरन यहाँ पहुंचिए। ओवर। अमर, हाँ प्रताप, क्या बात है? कोया कोया अटैची। मैं तो इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन इसने मुझ पर हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसे इसके साथी को मारना पड़ा।
तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। हाँ, ये जरा सी चोट लग गई है। देखो, ये दोनों बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाना, मैं जरा हॉस्पिटल होके आता हूँ। अगर मैं उसका खून नहीं करता तो तुम, मैं और तुम्हारा वो लीडर शंकर और नारायण के नाम को बदनाम करने वाला शंकर नारायण सबके पोल खुल गए होते। अब तक हम सब जेल में होते और सारी दुनिया हम पर थूक रही होती। अच्छा, माय गॉड, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो तुमने अच्छा किया उसे मार डाला। लेकिन हीरे कहाँ है? मेरे पास है। तुम्हारे पास? दो, मुझे दो। पहले मुझे वो नेगेटिव चाहिए। कौन सा नेगेटिव? वही नेगेटिव जिसका पॉजिटिव निकालकर आप लोग दुनिया और कानून वालों को दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि मेरा कोया अटैची के साथ स्मगलिंग का संबंध था। वही नेगेटिव जिसके सहारे आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वही नेगेटिव जिससे मजबूर होकर मैं आपका हर गैर कानूनी काम किए जा रहा हूं। वही नेगेटिव जिसने मुझे आप लोगों का गुलाम बना दिया। वो नेगेटिव, मुझे वो नेगेटिव चाहिए। तुम्हें चाहिए? अरे बेटा, उसी छोटे से नेगेटिव के टुकड़े के बल पर तो इतना सख्त पुलिस ऑफिसर हमारे कब्जे में है। वो तुम्हें दे दे तो हमारी पॉजिटिव सूरत की असली नेगेटिव तुम दुनिया को दिखा दोगे। नहीं 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 सीताराम जी, मैंने दुनिया में बड़े बेईमान देखे, लेकिन आप लोगों के टक्कर का एक भी नहीं मिला। नहीं बेटा, हम क्या है, इस दुनिया में हमारे बाप पड़े हैं, ऐसे ऐसे कि तुम्हारे हाथों खुद तुम्हारा गला कटवा देंगे और कहेंगे कि अपने हाथों अपना सर हमारे चरणों में रखो। सुनो बेटा, अगर तुम हमारा साथ देते रहोगे तो हमारी पार्टी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश के महान इंसानों के नाम के साथ हम तुम्हारा नाम भी जोड़ देंगे। वाह डैडी, क्या बात कही। इस बात पर तो आपका मुंह मीठा कराना चाहिए। लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। लीजिए। रख तो अभी नीचे। अरे प्रताप भैया, आइए आइए, आप भी अच्छे मौके पर आए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रहने दीजिए भाभी। अब कैसा है हाथ? अरे भैया, इनसे क्या पूछते हो? ये इतने से जख्म से डरने वालों में से नहीं है। ये तो उन लोगों में से है जो देश के लिए और अपने फर्ज के लिए अपना हाथ भी कटवा सकते हैं। फर्ज और देश हाथ कटवाने के लिए नहीं कहता, बल्कि गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने से रोकता है। मिस्टर अमरनाथ, मैं तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट लेकर आया हूं। प्रताप भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कभी भूल कर भी मेरे सामने इस किस्म का मजाक मत कीजिएगा। मुझे ड्यूटी के वक्त मजाक करने की आदत नहीं है। ये रहा वारंट। वारंट? किस बात का वारंट? आशा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वारंट लेकर आने की? आशा, प्रताप एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास तलाशी का वारंट है, उसे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज बीच में मत बोलो। कैरी ऑन प्रताप। मिस्टर अमरनाथ, तुम 10 दिसंबर की रात को एक ऑफिशियल काम से 8:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर तुमने एक फॉरेनर को एक ब्रीफ केस दिया। वो फॉरेनर कोई और नहीं था, बल्कि कोया अटाची था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है मिस्टर अमरनाथ, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि उस वक्त क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर जो तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने आया था, उसने अपनी आंखों से तुम्हें कोया अटाची को ब्रीफ केस देते हुए देखा था। उस ऑफिसर की आंखों ने धोखा खाया होगा। हो सकता है उसने किसी और को देखा और इल्जाम मुझ पर लगा रहा हो। नहीं मिस्टर अमरनाथ, उसका बयान बिल्कुल सही है। इस बात का दूसरा सबूत अनिल राज की मौत है। अगर तुमने अनिल राज को जिंदा गिरफ्तार किया होता तो उसकी जबान खुलवा कर उन लोगों का नाम और पता मालूम कर लेते जिन्होंने रियासत में खून, डकैती और फसाद फैलाने के लिए उसे खरीदा था। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे मारकर उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी। उसके बाद नंबर आया कोया अटाची का। उसे भी तुमने अगर जिंदा गिरफ्तार किया होता तो मुल्क में फैले हुए तमाम स्मगलरों और यहाँ के राज बेचने वालों के रैकेट को पकड़ लेते। मगर तुमने उसे भी जान से मारकर पुलिस के हाथों से मौका छीन लिया और मुजरिमों को बचा लिया। मिस्टर प्रताप, अगर मैं उसे जान से नहीं मारता तो शायद पुलिस को मेरी लाश भी नहीं मिलती। ये जानते हैं आप? जब हमने उसकी लाश की तलाशी ली तो उसकी पैंट में एक खुफिया जेब थी जिसमें एक पर्स था। उस पर्स से एक चिट्ठी बरामद हुई जिससे ये पता चला कि वो बहुत ही कीमती हीरे लेकर हिंदुस्तान आया था। आप कहना क्या चाहते हैं कि वो हीरे मेरे पास हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मरने से पहले उसने वो हीरे किसी और को दे दिए?
आप जो कह रहे हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट लाया हूं। और जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। मिस्टर प्रताप, मेरे पति ने अपनी जान पर खेलकर उस स्मगलर का सफाया किया, वरना सारी जनता तुम्हारे डिपार्टमेंट को निकम्मा, नाकारा और मुजरिमों से मिला हुआ समझ रही थी। इनके कारण तुम्हारे डिपार्टमेंट को इज्जत मिली, नाम मिला, आदर मिला, और उस इज्जत का ये बदला दिया जा रहा है कि हमारे ही घर में तलाशी लेने आए हो। मिसेस अमरनाथ, मैं आपके इस इज्जतदार, फर्ज के वफादार पति का कई दिनों से दिन रात पीछा कर रहा हूँ, और वो सब कुछ देखकर मुझे उतना ही ताज्जुब हुआ जितना आपको सुन के हो रहा है। झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। अमर, ये सब तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम से जल गए हैं, इसलिए तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा, मैंने कहा ना तुमसे कि खामोश रहो, इन्हें अपना काम करने दो। इनसे बहस मुबाहिसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर, घर का कोना कोना छान लिया, कुछ नहीं मिला। मिस्टर प्रताप, आप दिन रात मेरे पीछे परछाई की तरह लगे हुए हैं। यहां तो आप नाकाम हो गए, परछाई का अगला कदम क्या होगा? अब किस लिए खड़े हैं आप? ले लेना तलाशी। सो गेट आउट। लिसन, एक ईमानदार ऑफिसर के घर की तलाशी लेकर तुमने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। इस अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ऑफिसर। जरा हमारी पार्टी को इलेक्शन जीतना दो, मुझे मिनिस्टर बनने दो, तुम्हें हम नमान भिजवा दूंगा। सीताराम जी, आप अपनी बेकार की बकवास बंद करेंगे या नहीं? प्रताप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, इसने वही किया जो इससे कहा गया। He did his duty। आप इस तरह उसका अपमान नहीं कर सकते। आई एम सॉरी अमर। कोई बात नहीं प्रताप, सो लेने के। जब तुम दिल्ली जा रहे थे और पिताजी को अचानक दर्द उठा था, तो पिताजी ने तुम्हें एक ब्रीफकेस दिया था ना? हाँ। फिर प्रताप से तुमने झूठ क्यों कहा? इसलिए कि मैं झूठ बोलने पर मजबूर था। क्या मजबूर थे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूं आशा। प्रताप से मैंने झूठ क्यों बोला, यह आप अपने पिताश्री से पूछ लीजिए। बेटी, ये सब सियासत की बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। हाँ, हुकूमत को धोखा देना, देश की जनता के साथ फरेब करना, धरती मां के साथ गद्दारी करनी, ये इसे सियासत कहते हैं। सियासत तो गोया एक शैतानी खेल बनकर रह गया है। जो जनता से जितना झूठ बोल सकता है उतना नामचीन नेता बन जाता है। तुम्हारे पिताजी को अपनी बेटी के सुहाग की परवाह नहीं, ना ही उन्हें अपने दामाद की इज्जत, उसके फर्ज, उसकी जिंदगी की परवाह है। उन्हें परवाह है तो 27 करोड़ रुपए के हीरो की। 27 करोड़ रुपए के हीरो के लिए तुम्हारे पिताजी अपने बेटे का खून करवा सकते हैं, अपनी बेटी को विधवा बना सकते हैं। ये देखो। थैंक यू बेटा। डैडी, आज मुझे पता चला कि मैं एक स्मगलर की बेटी हूँ, गद्दार का खून हूँ, मातृभूमि का सौदा करने वाली की औलाद हूँ। मैं ऐसे गिरे हुए इंसान की बेटी कहलाना नहीं चाहती जो अपने गंदे कामों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी के सुहाग को इस्तेमाल करता है। तुम अगर अपने आप को मेरी बेटी कहने से इनकार करोगी तो क्या समझती हो, मैं फौरन रोकर घबरा कर तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। नहीं आशा, सियासत की दुनिया में माँ बाप, भाई बहन, बेटी, दामाद कोई कुछ नहीं होता। क्योंकि आदमी जो ऊपर उठना चाहता है तब ये सब रिश्ते और जज्बात बोझ बनकर उसे नीचे घसीट लेते हैं। और शायद इसी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आपने मेरे पति के हाथों एक के बाद एक खून करवाए, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचने के लिए। तुम जज्बाती लड़की हो, ये बातें तुम्हारे पल्ले कभी नहीं पड़ेगी।
मेरा नवासा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जब वो बड़ा होगा तो दुनिया के सामने फख्र से कहेगा मैं सेठ सीताराम का नवासा हूँ। और जिस दिन मेरी औलाद ने आपके गुण गाए, आपकी दौलत को हाथ लगाया, आपके रास्तों पर चलने की कोशिश की, उस दिन ये माँ अपने हाथों अपने औलाद का खून कर देगी। समझे? चले जाइए और कभी लौट कर मत आइएगा इस घर में। चले जाइए यहाँ से। अमर, मैंने तुम्हें एक शरीफ, ईमानदार और देश के लिए जान देने वाला इंसान समझा, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी पूजा करती थी। इसीलिए मैंने अपने बाप की दौलत को ठोकर मारकर तुम्हारा हाथ थाम लिया। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि जिस हाथ को थाम रही हूँ वो हाथ देशद्रोही ने पहले से ही थाम रखा है। मैं तुम्हारे घर को सपनों का स्वर्ग समझ कर आई थी, मगर ये तो नर्क निकला। आशा, आशा मुझे गलत मत समझो। मैं बिल्कुल वही इंसान था जिसके तुमने सपने देखे थे। मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता था जिस रास्ते पर तुम चाहती थी कि मैं चलूं। मगर एक दिन बिना कोई गलत कदम उठाए मैं गंदी चालों के एक भंवर में फंस गया, और उस भंवर में ऐसा फंसा कि न तैर सकता था न डूब सकता था। विश्वास करो आशा, मैं सच जो मुझे तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं आशा, तुम खूनी हो, तुम रफ्तार हो, तुम स्मगलर हो। आशा नहीं। अमर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, मगर हमारे डिपार्टमेंट को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ सर, उसी डिपार्टमेंट को आखिरी सलाम करने आया हूं। ये मेरा इस्तीफा। क्या अमर, तुम इस तरह जोश में आकर अपने आने वाले कल को बिना मौत मत दफनाओ। नहीं सर, मैं तो अपने उस दफनाए हुए कल को कब्र से वापस निकालने जा रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद जनता अमरनाथ के लिए पागल हो गई है। They've gone mad। शहर के हर बस्ती में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है। इतने कम वक्त में अमरनाथ को जितनी शोहरत मिली है आज तक किसी को नहीं। मगर सीताराम जी, हमारे लिए तो फायदे की बात है, और हमारी सियासत की शतरंज की चाल ये कहती है कि अमरनाथ की शोहरत का फौरन फायदा उठा लेना चाहिए। मतलब ये कि उसे मेरी कुर्सी पर बिठाकर फौरन हमारी पार्टी का लीडर बना देना चाहिए। सियासत की शतरंज की चाल। हिंदुस्तान के इज्जतदार शहरियों, भारत मां के सपूतों, आपका अमरनाथ आपके सामने हाजिर है। अमर, जिसने मरकर सच्चाई को जिंदा रखना चाहा, आज कानून की जमीन पे बेघर होकर आपके सामने बैठा हुआ है। अमर कौन है? ईमान से ज्यादा ईमानदार, सच्चाई से ज्यादा वफादार एक पुलिस ऑफिसर। ऐसे पुलिस ऑफिसर को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब यह है भाइयों कि ये हुकूमत, ये सरकार इनकी वफादारी के रास्ते में कांटे बिखेर रही थी, इन्हें तकलीफें पहुंचा रही थी। और ये सरकार, ये जनता की झूठी मददगार अमरनाथ को क्यों सता रही थी? इसलिए कि इसने मशहूर गुंडे अनिल राज को मार डाला। उसके बाद इंटरनेशनल स्मगलर कोया डीजी को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए बेचारा सरकार की नजरों से उतर गया। उनकी कुर्सियों की टांगें कांपने लगी। उन्हें लगा कि उनकी रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के पोल दुनिया के सामने खोल के रख देगा। इसलिए उन्होंने उठाकर इसे बाहर फेंक दिया और हमने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, अपनी पार्टी का नेता बना दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस राष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाकर अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। दोस्तों, मैंने राजनीति पढ़ी है, इसलिए राजनीति के उसूल जानता हूं, और राजनीतिकों के साथ रहकर अब उनके दांव पेच भी जान गया हूं।
और मैं जानता हूं उन लोगों को जो स्वतंत्रता, देश सेवा, देशभक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेलते रहे, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी करते रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस जुल्म, उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए आज मैं अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ा और मैं कसम खाता हूं अपनी मां की कि उन बेईमान मक्कारों को जो कि एक मुद्दत से गरीबों का खून चूसते रहे, खत्म करके रहूंगा। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त याद रखने के लिए आप सब गवाह हैं, ये साहिबान गवाह हैं और शंकर नारायण जी भी गवाह हैं। मैं उन्हें खत्म करके रहूंगा। जय हिंद। धीरे से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत बेटी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। आशा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। आप अंदर जा सकते हैं। आशा, बच्चों से तुम्हारे बाप की परछाई इस पर नहीं पड़ने दूंगी। हाथ मत लगाओ इसे। बेटी? मर गई आपकी बेटी। आप लोग चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। अमर बाबू की, अमर बाबू, अमर बाबू, आपके पार्टी के नेता चुने जाने पर सारे देश से मुबारकबादी की चिट्ठियां और तार आ रहे हैं। अब जब अमर बाबू हमारे नेता चुन लिए गए हैं तो हमारा अगला कदम होगा इलेक्शन के लिए चंदा जमा करना और उसका नाम होगा अमर वेलफेयर स्कीम। रो बक्से खोना भाई। क्या देख रहे हो? असली है भाई, काला धन है, इसको खर्च करके हम वोट खरीदेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने अगर पूछ लिया कितना पैसा कहां से आया तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार के पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो लोगों से चंदा वसूल करेंगे उसको इसमें मिला देंगे तो काला धन सफेद हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं समझा नहीं। क्या है कि तुम गले में हार पहनकर हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए गलियों में चक्कर लगाओगे, हमारे वॉलंटियर डब्बे लेके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लोगों को मालूम है कि अमरनाथ के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तो है नहीं, तो वो तुम्हें चंदा देंगे 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, और उस पैसे को लाकर हम इसमें मिला देंगे। दूसरे दिन अखबार में देंगे कि जनता ने अपने प्रिय नेता अमरनाथ को 1 करोड़ का चंदा दिया। हालांकि करोड़ तो हमारा होगा, उनका तो खाली 10-15 हजार ही होगा। तो ये है सियासत की शतरंज की चाल। भाई शंकर जी, आपके दिमाग को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या क्या आइडिया निकाल के लाते हैं आप? सिर्फ इतना ही नहीं अमर बाबू, और भी बहुत आइडियाज हैं शंकर जी के दिमाग में। रातों को हमारे आदमी छुप छुप कर जाकर झोपड़पट्टियों में आग लगा देंगे और बाद में हम जाकर उन बेघर और बर्बाद गरीबों को चंदा देंगे और मदद करेंगे, और मदद करके दिल जीत लेंगे, और दिल जीत कर इलेक्शन जीत लेंगे। भाई वाह, क्या बात है। असली सियासत और सियासत के शतरंज की चाल तो अब समझ में आ रही है।
देखिए कितने सारे फूल लाया हूं मैं आपके लिए। हाँ, कैसे हैं आप? आशा, श्रीमान जी शंकर नारायण, नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। कौन है भाई? मैं भूपत। ये सरकारी पार्टी का आदमी हमारे यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे कर क्या रहा है साहब, मैं तो मन की बात बोलने आया हूँ, मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है कि देश भर में अगर कोई पार्टी है तो हुजूर सिर्फ आपकी है, बाकी सब तो म्युनिसिपालिटी है। म्युनिसिपालिटी कचरा। अब साहब, मैं तो आपकी पार्टी का लाइफ बॉय मेंबर बनने आया हूँ। लाइफ मेंबर? हाँ वही। और मेरी तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी है भाई, अगले जन्म में मुझे सीधा इन्हीं की पार्टी में पैदा करना। तो मतलब आप दल बदलने आए हैं? हाँ जी वही। सारी जनता मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। वो क्या है कि श्रीमान जी शंकर नारायण, बात यह है कि इलेक्शन का जमाना तो लीडरों के सर्कस दिखाने का जमाना होता है जी। एक पार्टी से उछलकर दूसरी पार्टी में जाना और गिरती हुई कुर्सी को छोड़कर उभरती हुई कुर्सी को पकड़ना, ठीक है ना जी? ये तो आप अपने फायदे के कह रहे हैं। आपको अपनी पार्टी में लेके हमारा क्या फायदा है? अब जैसे ये हैं, बेतहाशा पैसे देने को तैयार हैं, वो साहब 10 MLA ला रहे हैं। अरे इनकी तो मैं मार भाई क्या करो भाई? अरे साहब इन्हें छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे पास पूरी गुंडों की गैंग है जो आंख बंद करके मेरे पीछे चलती है। मेरे एक इशारे पे हुजूर जान ले लेती है और दूसरे इशारे पे जान छोड़ देती है। और अब रही असली बात, मेरे पास 5 लाख वोट है पॉकेट में। अरे पॉकेट में क्या, मैं तो कहता हुजूर यूं समझ लो कि ठप्पा मार के पार्टी बॉक्स में रखे हुए हैं। पार्टी बॉक्स? बैलेट बॉक्स। ठीक है, हम तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और एक MLA की सीट भी दे देते हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? अगर MLA बनना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? वो तो मुझे सरकारी पार्टी बना रही थी साहब। तो फिर क्या बनना है? मुझे तो मिनिस्टर बनना है साहब, मिनिस्टर। मिनिस्टर? हाँ जी। 5 लाख वोट है। ठीक है, मंजूर है? मंजूर है। अरे हुजूर 1 मिनट इधर आइए। क्या? 1 मिनट इधर आइए तो। कहाँ, क्या करना है? यहाँ पर खड़ा चाहिए। जाओ। हाँ, उठो उठो।